सीरीज जारी रहती है जब क्लाइडन अपने साथी बोट्स को उनके बेटे टोपा के बारे में बात करने के लिए जगाता है। हालांकि बोट्स जल्दी जगाए जाने पर बड़बड़ाता है और इस मामले पर बात करने से इनकार करता है। वह अभी भी इस बात से परेशान है कि क्लाइडन ने उनके बच्चे का लिंग परिवर्तन प्रक्रिया करवा दिया। बोट्स फिर बिस्तर से उठता है और अपनी शिफ्ट शुरू करने के लिए काम पर चला जाता है। नाराज क्लाइडन अपने दर्द को आइसक्रीम खाकर और टीवी पर अपना पसंदीदा शो देखकर शांत करता है। इसी बीच मसा और क्रू स्थानीय तारों का मानचित्रण कर रहे होते हैं जब उन्हें एक अंतरिक्ष यान दिखाई देता है जो उनके अब तक देखे गए किसी भी यान से बड़ा है। आइजैक पता लगाता है कि यह यान 2000 साल पुराना है, अंतरिक्ष में बह रहा है और यह 6 महीनों में एक नजदीकी तारे से टकराने वाला है। चिंतित मसा चाहते हैं कि वह यान के निवासियों से संपर्क करे, लेकिन पता चलता है कि यान के इंजन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए वे कोई सिग्नल नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मसा एक अन्वेषण टीम बनाते हैं जिसमें वह खुद केली, अलारा, डॉक्टर क्लेयर और आइजैक शामिल होते हैं ताकि वे निवासियों को व्यक्तिगत रूप से स्थिति के बारे में सूचित कर सकें। वह बोट्स को ऑर्विले का कार्यवाहक कप्तान नियुक्त करते हैं और फिर वह और टीम शटल के जरिए यान में प्रवेश करते हैं। पहुंचने पर टीम यान के बाहरी हिस्से से गुजरती है और एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करती है। उन्हें एहसास होता है कि यह यान एक बायोशिप है जो ज्यादातर खोखला है और इसे एक ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया है जो कई हजार किलोमीटर चौड़ा है और इसमें लाखों जीवन रूप है। वे 2 समूहों में बंट जाते हैं, एक में मसा, डॉक्टर क्लेयर और आइजैक शामिल होते हैं, दूसरे में केली और अलारा। जल्द ही मसा की टीम को एक छोटा केबिन मिलता है। आइजैक परिधि को स्कैन करता है और रिपोर्ट करता है कि केबिन के अंदर 3 लोग हैं। मसा दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन एक महिला उसे धक्का दे देती है। वह फिर से दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन इस बार एक आदमी शॉटगन लेकर दरवाजा खोलता है। आदमी टीम पर गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन सौभाग्य से आइजैक अपनी बंदूक से उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद टीम केबिन के अंदर जाती है और अन्य 2 लोगों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वे डरे हुए और भ्रमित हैं। पता चलता है कि बायोशिप के निवासी इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि वे एक अंतरिक्ष यान में रह रहे हैं। केबिन के एक निवासी टॉमलिन नाम का एक लड़का समूह से पूछता है कि क्या वे द बियॉन्ड से हैं। मसा हाँ कहता है और टॉमलिन उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसी बीच जब केली और अलारा एक मैदान से गुजर रही होती हैं तो अचानक एक वाहन उनकी ओर बढ़ता है जिस पर 2 सशस्त्र आदमी सवार हैं। इससे पहले कि वे दोनों स्थिति के बारे में समझाने की कोशिश कर सके, आदमी अलारा को गोली मारते हैं और केली को बेहोश करके उसे ले जाते हैं। अलारा को मैदान में मरने के लिए छोड़ देते हैं। अगले सीन में मसा की टीम टॉमलिन के साथ रिफॉर्मर्स के छिपने की जगह पर पहुंचती है, जो एक विद्रोही समूह है जो मानता है कि उनकी दुनिया एक साधारण पारिस्थितिकी तंत्र से बड़ी है। उनका मानना है कि उनकी मातृभूमि से कहीं अधिक है। ऑर्विले पर वापस बोट्स को एक प्राथमिकता वाला संकट संदेश मिलता है जो यूएसएस ड्रूवन नामक एक साथी जहाज से आता है। ड्रूवन दुश्मन क्रिल के हमले में है, इसलिए बोट्स को मजबूरन मदद के लिए जाना पड़ता है और मसा और उनकी अन्वेषण टीम को अस्थायी रूप से छोड़ना पड़ता है। हालांकि बोट्स अपने एक क्रू मेंबर को एक कम्युनिकेशन पॉड छोड़ने का आदेश देता है ताकि अन्वेषण टीम पॉड के जरिए उनसे संपर्क कर सके। अगले सीन में रिफॉर्मर्स मसा की टीम को भोजन देते हैं और समझाते हैं कि उनका पारिस्थितिकी तंत्र एक तानाशाही धर्मतंत्र द्वारा नियंत्रित है। उनके राजनीतिक नेता एक सर्वोच्च देवता डोराहल में विश्वास को हिंसक रूप से लागू करते हैं। उनकी बातचीत बुरी तरह घायल अलारा के आने से बाधित होती है, जो अपनी स्थिति के बारे में मसा को संदेश भेजने और अपने निर्देशांक ट्रांसमिट करने में सफल होती है। दूसरी ओर केली को एक सरकारी भवन में ले जाया जाता है और पूछताछ की जाती है। बाहर वह एक पकड़े गए रिफॉर्मर को एक गुस्साए भीड़ द्वारा पीटे जाने का नजारा देखती है। भवन के अंदर हमेलिक, जो जहाज का नेता है, मानता है कि केली भी एक रिफॉर्मर है और उसे प्रताड़ित करता है। वह जानना चाहता है कि उसके अन्य दोस्त कहाँ हैं, लेकिन केली उसे बताने से इनकार करती है। अगले सीन में मसा की टीम अलारा को ढूंढ लेती है और डॉक्टर क्लेयर अपने वैज्ञानिक उपकरणों से उसके घावों को ठीक करती है। अलारा अंततः अपने सामान्य रूप में वापस आ जाती है और केली के बारे में सूचित करती है जिसे 2 सशस्त्र आदमी ले गए हैं। ये सुनकर टॉमलिन अनुमान लगाता है कि यह हमेलिक के आदमी हैं और उन्हें सरकारी भवन में ले जाता है जहां केली को रखा गया है। मिशन शुरू करने से पहले ऑर्विले टीम स्थानीय पोशाक पहनती है ताकि वे सरकारी भवन में घुस सके और केली को बचा सके। इसी बीच बोट्स और उनकी टीम क्रिल के हमले को सफलतापूर्वक नष्ट कर देती है, ड्रूवन को बचाती है और बायोशिप की ओर वापस लौटने लगती है। सरकारी भवन के अंदर केली हमेलिक को समझाने की कोशिश करती है कि वह एक बायोशिप का हिस्सा है जो जल्द ही एक तारे से नष्ट हो जाएगा, लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता और उसके दोस्तों का पता लगाने के लिए उसे प्रताड़ित करता रहता है। सौभाग्य से मसा और उनकी बचाव टीम भवन में घुस जाती है और हमेलिक और उसके आदमियों को अपनी बंदूकों से नियंत्रित करती है। मसा हमेलिक को बेहोश कर देता है और टीम केली को बचाकर भवन से बाहर निकल जाती है। इसके बाद एक और रिफॉर्मर केमका उन्हें एक निकास दरवाजे तक ले जाता है। टीम फिर निकास दरवाजे से गुजरती है और खुद को बायोशिप के कंट्रोल रूम में पाती है। वहां केमका और टॉमलिन पहली बार बाहरी अंतरिक्ष को देखते हैं। इसी बीच आइजैक को 2000 साल पहले जहाज के अंतिम कप्तान जहावस डोराहल द्वारा छोड़ी गई एक रिकॉर्डिंग मिलती है। रिकॉर्डिंग में डोराहल बताते हैं कि उनका जहाज एक ग्रह के लक्ष्य का हिस्सा था जो दूसरी दुनिया को उपनिवेश बनाना चाहता था। दुर्भाग्य से जहाज एक आयन तूफान से टकराया और अंतरिक्ष में फंस गया। इसके इंजन को गंभीर नुकसान हुआ था, लेकिन जहाज का पारिस्थितिकी तंत्र स्वनिर्वाह करने वाला था, इसलिए लोग हजारों साल तक जीवित रह सकते थे। डोराहल के पास कोई चारा नहीं था, बल्कि यह उम्मीद करना कि कोई उन्हें खोज लेगा। बाद में मसा आइजैक को बायोशिप की छत खोलने का आदेश देता है ताकि तारों भरे आकाश को दिखाया जा सके, जिससे यान के निवासियों को सच्चाई का पता चल सके।
वह फिर प्लेनेटरी यूनियन से एक विशेष प्रशिक्षण दल को यान की मरम्मत के लिए बुलाता है। अगले सीन में टीम ऑर्विले पर वापस आ जाती है। कुछ ही देर बाद उन्हें एक आपातकालीन संदेश मिलता है कि एक खनन जहाज सूर्यग्रस्त धूमकेतु में फंस गया है, एक धूमकेतु जो एक तारे के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव में फंस गया है। जहाज से खनिक और कप्तान प्रिया लावेस ऑर्विले से मदद मांगती है। वह कहती है कि नजदीकी तारे की गर्मी ने उसके जहाज को बचाने से परे नुकसान पहुंचाया है। समय बर्बाद किए बिना मसर, मलॉय और अलारा शटल के जरिए जहाज पर उतरते हैं। वे प्रिया को बोर्ड पर लेते हैं और तुरंत ऑर्विले पर वापस आ जाते हैं। प्रिया को एक अस्थायी क्वार्टर दिया जाता है और उस शाम मसर द्वारा आयोजित कॉकटेल पार्टी में सीनियर क्रू स्टाफ के साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कॉकटेल आवर में मसर को पता चलता है कि प्रिया उसी शहर बोस्टन से है जहां से वह है, इसलिए वे बचपन के समान अनुभवों पर जुड़ते हैं। पार्टी के बाद प्रिया व्यक्तिगत रूप से मसर को बचाने के लिए धन्यवाद देती है और उसके गाल पर एक चुंबन देती है। इसी बीच केली को प्रिया पर संदेह होता है और वह माइनिंग कंसोर्टियम के डेटा लॉग में प्रिया लावेस नाम की खोज करती है। उसका संदेह सही साबित होता है क्योंकि उसे उस नाम का कोई नहीं मिलता है। इसी बीच जब मसर प्रिया को जहाज के इंटरनल इंजन के चारों ओर घुमा रहा होता है, केली उससे एक निजी बातचीत करने का अनुरोध करती है। वह फिर उसे बताती है कि प्रिया के लिए कर्मचारी फाइल की कमी संदेहास्पद है और उससे प्रिया के क्वार्टर की तलाशी लेने के लिए कहती है। हालांकि मसर उसके अनुरोध को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि कोई गलत खेल नहीं है। गुस्से में केली इसके बजाय अलारा से प्रिया के कमरे की जांच करने में मदद मांगती है। अलारा अनिच्छा से सहमत होती है और दोनों को उसके बिस्तर के नीचे एक अजीब धातु का बॉक्स मिलता है जिसे उनके स्कैनर पैठ नहीं सकते। ठीक उसी समय प्रिया अपने कमरे में प्रवेश करती है और दोनों को अपनी खोज जल्दी समाप्त करनी पड़ती है। बाद में मसर के कार्यालय में वह गुस्से में होता है कि केली और अलारा ने बिना किसी उचित कारण के अपने अतिथि के कमरे की तलाशी ली। यहाँ तक कि जब वे धातु के बॉक्स का जिक्र करते हैं तो मसर यह मानने को तैयार नहीं होता कि प्रिया परेशानी पैदा कर सकती है। हालांकि उनकी बातचीत लामार से एक आपातकालीन कॉल से बाधित होती है। कंट्रोल रूम में पहुंचने पर मसर और केली को पता चलता है कि उनका जहाज एक डार्क मैटर तूफान में फंस गया है, जो एक दुर्लभ घटना है। जल्द ही प्रिया घटनास्थल पर पहुंचती है और मसर और आईजैक को अंतरिक्ष को न्यूट्रल एक्सियन कणों से भरने के लिए मनाती है जिससे डार्क मैटर दिखाई दे सके। इसी बीच मलॉय डार्क मैटर की भारी मात्रा के कारण नेविगेट करने में असमर्थ होता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। सौभाग्य से प्रिया उन्हें आश्वासन देती है कि उसे डार्क मैटर के माध्यम से नेविगेट करने का अनुभव है, इसलिए वह सिस्टम का नियंत्रण लेती है और सफलतापूर्वक ऑर्विले को सुरक्षित बाहर निकालती है। हालांकि जहाज को कुछ नुकसान हुआ है, इसलिए प्रिया मसर को एक नजदीकी खनन आउटपोस्ट के निर्देशांक देती है जो जहाज की मरम्मत कर सकता है। मौत के करीब से बचाने के बाद मसर प्रिया से प्रभावित होता है और उसे एक डेट पर ले जाता है। बाद में वे अंतरंग होते हैं और उसके क्वार्टर में प्रेम करते हैं। अगले दिन मसर और केली को उनके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक धातु के बॉक्स के बारे में पता चलता है जिसे हटाया नहीं जा सकता। चौंक कर केली कप्तान को बताती है कि यह वही बॉक्स है जो उसने प्रिया के कमरे में देखा था। इसके बाद मसर, केली और अलारा तुरंत प्रिया के कमरे में जाते हैं। प्रिया अंततः उन्हें सच्चाई बताती है कि वह वास्तव में 29वीं सदी से एक समय यात्री है जो 400 साल भविष्य से है। वह फिर अपनी बांह की त्वचा पर बटन दबाती है ताकि धातु के बॉक्स को सक्रिय कर सके और जहाज का नियंत्रण ले सके। प्रिया समझाती है कि ऑर्विले और उसके क्रू को डार्क मैटर तूफान में नष्ट होना था, लेकिन फिर वह समय में वापस आए ताकि उन्हें बचा सके और उनके जहाज को 29वीं सदी के निजी प्राचीन वस्तु संग्रहकर्ताओं को बेच सके जो इसके लिए ऊंची बोली लगाएंगे। प्रिया को रोकने के लिए कोई और रास्ता न देखकर केली चीफ इंजीनियर स्टीव न्यूटन को धातु के बॉक्स में से एक को तोड़ने का आदेश देती है। आईजैक फिर उसके अंदर संग्रहित डेटा को स्कैन करता है, लेकिन बॉक्स उसे एक घातक बिजली का झटका देता है इससे पहले कि वह अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट कर सके। बाद में प्रिया के आदेशों के माध्यम से ऑर्विले 29वीं सदी की यात्रा करने के लिए एक वर्महोल में प्रवेश करता है। दूसरी तरफ अत्यंत उन्नत तकनीक का एक विदेशी जहाज इंतजार कर रहा है। हालांकि प्रिया को केली के अचानक हमले से आश्चर्य होता है और उसे जबरदस्ती नियंत्रित कर लिया जाता है। खतरा टल जाने के बाद लामार और मलॉय तुरंत वर्महोल के माध्यम से वापस पायलट करते हैं। इसी बीच आईजैक को जीवित पाया जाता है जिसने बॉक्स का निरीक्षण करने से ठीक पहले अपनी चेतना को जहाज के कंप्यूटर में अपलोड कर दिया था। प्रिया, जो अब नियंत्रित है, मसर के कार्यालय में विनती करती है कि ऑर्विले को वर्महोल के माध्यम से वापस भेज दिया जाए क्योंकि वर्तमान समय रेखा को अपूरणीय क्षति हो जाएगी। हालांकि मसर समझाता है कि समय हमेशा बदलने के लिए खुला है और उनके भविष्य के कई संस्करण हैं। वह फिर अपने क्रू को वर्महोल के प्रवेश द्वार को नष्ट करने का आदेश देता है और प्रिया विनाश के बाद हवा में गायब हो जाती है। अगले सीन में मसर और उसके क्रू को पता चलता है कि कास्ट्रा 4 एक नया प्लेनेटरी यूनियन कॉलोनी क्रिल डिस्ट्रॉयर जहाज काकोव के भारी हमले में है। चूंकि आसपास कोई अन्य यूनियन जहाज नहीं है, ऑर्विले को अकेले दुश्मन से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लेकिन क्रिल जहाज बहुत मजबूत साबित होता है और ऑर्विले तेजी से अपनी शक्ति खो देता है। सौभाग्य से कप्तान मसर की त्वरित सोच के बाद काकोव तुरंत नष्ट हो जाता है और कास्ट्रा 4 के नेता पुष्टि करते हैं कि उनकी कॉलोनी क्षतिग्रस्त हो गई है लेकिन बच गई है। बाद में काकोव जहाज के मलबे में एक क्रिल शटल की खोज की जाती है। एक जनरल एडमिरल ओजावा ऑर्विले पर मसर के साहसी नेतृत्व की सराहना करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आती है, लेकिन साथ ही एक नए मिशन का आदेश भी देती है। ओजावा चाहती है कि ऑर्विले के 2 अधिकारी बरामद शटल का उपयोग करके एक क्रिल जहाज पर छिपकर अनखाना की एक प्रति प्राप्त करें, जो क्रिल की पवित्र पुस्तक है। उसका मानना है कि अनखाना अत्यधिक धार्मिक क्रिल को मार्गदर्शन देती है, जो दुश्मन के साथ शांति बनाने में मदद कर सकती है।
जल्द ही मलॉय और मसर शटल को क्रिल स्पेस में ले जाते हैं और होलोग्राफिक जनरेटर के माध्यम से खुद को क्रिल सैनिकों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। वे याकर नामक एक क्रिल जहाज के पास पहुंचते हैं और खुद को काकोव के बचे हुए क्रिल सैनिकों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। याकर के कप्तान हारोस और हाई प्रीस्ट साजेरोन मसर और मलॉय का जहाज पर स्वागत करते हैं। दोनों धार्मिक सेवाओं के लिए ठीक समय पर पहुंचते हैं। क्रिल की धार्मिक प्रथा। एक धार्मिक हॉल में वे एक स्कूल शिक्षिका टेलाया के बगल में बैठते हैं, जो उनमें बहुत रुचि रखती है क्योंकि उसका भाई भी काकोव पर सेवा करता था। धार्मिक सेवाओं के बाद वे खाली हॉल में वापस घुस जाते हैं और अनखाना के पन्नों की नकल करना शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से साजेरोन घटनास्थल पर पहुंचता है और पूछता है कि वे क्या कर रहे हैं। मसर जल्दी से एक बहाना बनाता है और दोनों चले जाते हैं। बाद में जब अधिकांश क्रिल सैनिक ड्यूटी से बाहर होते हैं तो दोनों किताब की नकल करने के लिए वापस आते हैं। इसी बीच साजेरोन कप्तान हारोस से उनके चैपल पर एक गार्ड लगाने का अनुरोध करता है। कहीं और धार्मिक कक्ष में मसर और मलॉय के होलोग्राफिक जनरेटर विफल हो जाते हैं और उनका प्रच्छन्न रूप गायब हो जाता है। जब वे अपने क्वार्टर में वापस घुसते हैं तो उन्हें पता चलता है कि चुंबकीय हस्तक्षेप के कारण जनरेटर विफल हो गए थे। वे फिर जनरेटर को ठीक करते हैं और खुद को फिर से क्रिल सैनिकों के रूप में प्रच्छन्न करते हैं। दोनों फिर चुंबकीय हस्तक्षेप के स्रोत की जांच करने का फैसला करते हैं और एक विशाल क्रिल बम पाते हैं जो लॉन्च करने के लिए तैयार है। वापस जाते समय टेलाया दोनों को ढूंढ लेती है और उन्हें डिनर के लिए आमंत्रित करती है। वह समझाती है कि बम एक प्रोटोटाइप है जो सेकंडों में एक पूरी कॉलोनी को नष्ट कर सकता है। इसका उपयोग यूनियन नियंत्रित ग्रह राना 3 पर किया जाएगा। अपने अतिथि कक्ष में वापस आने पर मसर क्रिल के मिशन को कमजोर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होता है और वे बम को खुद उड़ाने और याकर को नष्ट करने का फैसला करते हैं। इसी बीच टेलाया वापस आती है और दोनों से अपने प्रशिक्षुओं से काकोव की लड़ाई के बारे में बात करने का अनुरोध करती है। पता चलता है कि टेलाया जहाज पर क्रिल बच्चों की शिक्षिका है। अगले सीन में मसर और मलॉय कक्षा में शामिल होते हैं और जल्द ही यह जानकर खुद को बहाना बनाते हैं कि जहाज पर बच्चे हैं। अपने क्वार्टर में वापस आकर वे सहमत होते हैं कि जहाज को नष्ट करना और इस प्रकार सभी बच्चों को मारना बुराई होगी। मसर नोटिस करता है कि क्रिल पराबैंगनी विकिरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है क्योंकि वे हमेशा एक अंधेरे ग्रह पर रहे हैं। इस जानकारी के साथ वे एक योजना बनाते हैं कि मलॉय जहाज के इंजीनियरिंग में हैक करेगा और जहाज को बड़ी मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित करने का कारण बनेगा, इतना कि एक क्रिल को मार सके लेकिन इंसान को नहीं। इसी बीच मसर बच्चों को एक कक्षा में इकट्ठा करेगा और उन्हें प्रकाश से बचाएगा। अगले सीन में दोनों अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ते हैं। मलॉय इंजीनियरिंग के लिए निकल जाता है, सफलतापूर्वक जहाज के कंप्यूटर में हैक करता है और प्रकाश के उत्सर्जन के लिए एक टाइमर सेट करता है। जब वह मसर को पूरा होने की रिपोर्ट करता है तो साजेरोन उसे संचार स्कैनर के साथ पकड़ लेता है। साजेरोन फिर एक शारीरिक खोज का आदेश देता है और मलॉय का जनरेटर भी पाता है, जिससे वह अपने मानव रूप में वापस आ जाता है। अपनी असली पहचान का पता चलने पर साजेरोन उसे कप्तान हारोस के पास ले जाता है और अन्य सैनिकों को मसर की तलाश करने के लिए सतर्क करता है। हारोस मलॉय से पूछताछ करता है और मलॉय उसे राना 3 कॉलोनी पर बम लॉन्च करने से रोकने की कोशिश करता है। हालांकि हारोस अड़ा रहता है और बम लॉन्च करने का आदेश देता है। इसी बीच प्रकाश उत्सर्जन के लिए टाइमर समाप्त हो जाता है और एक यूवी ब्लास्ट उत्सर्जित होता है जो जहाज पर सभी जीवन को मार देता है, लेकिन मसर, मलॉय, टेलाया और बच्चों को छोड़ देता है। मलॉय फिर सफलतापूर्वक बम का नियंत्रण प्राप्त करता है और इसे राना 3 कॉलोनी में प्रवेश करने से पहले नष्ट कर देता है। इसके बाद वह और मसर लगभग खाली आकर जहाज को ऑर्विले के साथ फिर से जोड़ने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे टेलाया और बच्चों को भी अपने साथ ले जाते हैं। बाद में ऑर्विले पर मसर टेलाया से उसके क्रू की आवश्यक मौतों के लिए माफी मांगता है। वह उसे सूचित करता है कि वह एक कैदी होगी, लेकिन बच्चों को उनके माता पिता के पास वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि वे उसके दुश्मन नहीं हैं। टेलाया टिप्पणी करती है कि उसके जहाज पर उसने जो किया उसके बाद बच्चे भविष्य में उसके दुश्मन बन जाएंगे।